हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए खास करके जो 67 और 68 जो मेंस आगे जाके होगा उसी को ध्यान में रखते हुए मेंस का सीरीज स्टार्ट किया था। और मेंस के सीरीज में खास करके जो जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री सेक्शन हमने शुरू किया था। और अभी तक इस सीरीज में मेरा 5 वीडियो आ चुका है। शुरू का जो 4 वीडियो था जिसमें कि मैं 1857 का जितना भी जो भी विद्रोह में जो भी चीज़ें था, चाहे उसका कारण हो या उसका परिणाम हो, क्यों वो सफल हो गया, बिहार में 1857 की क्रांति की क्या भूमिका है, फिर वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका है, इसके 1857 के विद्रोह के क्या नेचर हैं या क्या उसकी प्रकृति है, वो हर एक एंगल को मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से मैं आप लोग के सामने बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अगर जो भी नहीं देखें कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए मैं तो पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। 1857 के विद्रोह का पूरा पीडीएफ मैं शेयर कर दिया हूँ, लेकिन मेरे पीडीएफ से बेहतर है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको वीडियो पॉज करके उसको नोट्स बना लीजिए, वो आपका नोट्स हो जाएगा ना। हालांकि मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उससे अच्छा है कि आप उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए मेंस में कहीं ना कहीं आपको तो लिखना है ना, और लिखने का हैबिट भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सलाह होगा कि आप उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। तो 4 वीडियो में 1857 के विद्रोह के चीज़ों को कवर किया था। फिर 5वां वीडियो जो था उसमें मैं शुरू किया था बिहार में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ, खासकर किसानों का जो आंदोलन हुआ उसको हम शुरू किए थे। खासकर किसान आंदोलन जो होता है 19वीं सेंचुरी में या 20वीं सेंचुरी में कैसे कैसे होता है, जैसे उसमें आपको बताया था चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर जो दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह हुआ, फिर उसमें आपका कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में और सहयोग में, या आगे बकास भूमि मूवमेंट हुआ, स्वामी शरण ने क्या क्या किया, ये सारे घटनाक्रम में आपको क्या कर दिया था 5वीं वीडियो में बता दिया था। अब ये जो मेरा नेक्स्ट जो 6 वीडियो है इसमें हम लोग मेनली देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। क्या देखेंगे? चंपारण, क्योंकि ये सबसे हिट टॉपिक होता है बीपीएससी के हर एक साल, कि चंपारण सत्याग्रह से एक क्वेश्चन बीपीएससी हर एक साल ना पूछ ही देता है। इसलिए हम इसके हर एक डायमेंशन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। और मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि कैसे हम एक ही साथ पीटी और मेंस के को पढ़ते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह पीटी में भी पूछता है और ये टॉपिक मेंस में भी है, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ उसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कैसे हम पीटी और मेंस को एक साथ ही कवर करें। खास करके उसके लिए होगा जिसका 68 जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो में आज या कल आ जाएगा। उसमें मैं बताऊंगा कैसे 68 के लिए पीटी और मेंस का एक साथ इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करें एक साथ। तो मैं आपको सिर्फ एक समझिए कि डेमो दे रहा हूँ कि कैसे पीटी और मेंस एक साथ पढ़ा जाए। और ये टॉपिक बना क्या है? चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह कॉमन टॉपिक है, मैं फिर बोल रहा हूँ पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। तो पीटी से इस टॉपिक से पीटी के लिए क्या क्या हम पढ़ें और मेंस के लिए क्या क्या पढ़ें हम आपको देखिए बता रहे हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह में अगर पीटी के लिए पूछेगा सिर्फ फैक्चुअल चीज़ पूछेगा, लेकिन अगर जो मेंस में पूछेगा तो पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या कारण थे। आपको हम पहले भी बताए थे। देखिए यहाँ पर फिर क्या पूछ रहा है? चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम थे, और क्या पूछा कि किसान आंदोलन के लिए चंपारण सत्याग्रह के क्या महत्व थे। तो ये सब मेंस का क्वेश्चन। लेकिन पीटी में क्या पूछेगा? चंपारण सत्याग्रह में को महात्मा गांधी को किसने आमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। या महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन लोग थे? तो आइए थोड़ा सा हम पीटी का आपको थोड़ा सा बताता हूँ पीटी के लिए इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए ये मैं पीटी का बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है? जैसे चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी का प्रथम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये चंपारण कहाँ पड़ता है? अभी तिरहुत प्रमंडल में। कहाँ पड़ता है? तिरहुत प्रमंडल में। ये जो खेती जो नील की जो खेती है अंग्रेज़ों ने 1813 से शुरू कर दिया था यहाँ पे। और यहाँ जो यूरोपियन नील है, जो यूरोपियन नील है मतलब क्या? जो कि नील की खेती करवाते थे उसको यूरोपियन नीले कहा गया। ये यूरोपियन नीले क्या करते थे? 2 तरह की खेती करवाते थे नील के तहत। एक था जिरात और एक था असामी बार। जिरात में खेती का क्या सिस्टम था? स्वयं देखभाल कर खेती और रैयत को नियुक्त करते थे। मतलब कि जिरात के तहत जो है ना यूरोपियन नील है या यूरोप जो व्यापारी लोग होते थे वो स्वयं देखभाल करते थे और खेती करने के लिए रैयत या किसान को नियुक्त करते थे। असामी बार क्या तरीका था? रैयत के खेत में मतलब किसानों के खेत में नील की खेती कराते थे, ये अपने देखभाल में। और ये
किसानों के खेत में, रैयत मतलब यहाँ किसान होता है, पीजेंट होता है, उसके खेत में किसान खेती, उसके खेत में ये यूरोपीय जो नील जो व्यापारी थे वो जो है यहाँ पे खेती करवाते थे। इसको असामी बार कहा गया। फिर देखिए असामी बार का भी मेनली 3 सिस्टम था। एक था 3 कठिया पद्धति, एक था कुर्तौली पद्धति, एक था खुश्की। तो ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेनली इम्पोर्टेंट क्या था, ये आपका 3 कठिया पर था। और इसी 3 कठिया सिस्टम को लेकर जो काफ़ी क्या था, व्यापक आपका आक्रोश था। ठीक ना, तो ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार अगर देखा जाए कि यहाँ नील जो खेती हो रहा था, यहाँ के किसानों ने पहली बार क्या किया था, 1867 में विद्रोह किया था। ये लाल फरैया कोठी वहीं चंपारण में ही जगह है, वहाँ पहली बार जो किसानों ने क्या किया था, मूवमेंट किया था इस खेती के विरोध में। फिर क्या हुआ कि 1893 में क्या हुआ कि रासायनिक रंगों का खोज हो गया, केमिकल रंग, क्योंकि देखिए नील जो है इंडिगो जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। और इस समय वहाँ औद्योगिक क्रांति चल रहा था, तो हमारे नील का डिमांड इंग्लैंड में था, इसलिए इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ खेती करवाते थे। लेकिन 1893 में क्या हुआ, रासायनिक रंगों का खोज हो गया, जिससे कहीं ना कहीं नील का डिमांड कम गया। तो लेकिन फिर भी ये लोग खेती, यूरोपीय व्यापारी लोग यहाँ चंपारण में कराते थे। और इसी समय क्या हुआ कि बागान मालिक जो है ना, क्या कर दिया कि सिंचाई टैक्स लगा दिया। मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ के किसानों को कहा कि नहीं, अब आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, सिंचाई जो है ना सुविधाएं खुद अंग्रेज मुफ्त में मुहैया कराता था, फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाते थे। लेकिन अब कहा कि नहीं, अब सिंचाई टैक्स लगेगा, और इसको पैन खर्चा कहा गया। क्या कहा गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पैन खर्चा कहा गया। तब इसी विरोध में 1916 में लखनऊ का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, और यहीं पे कौन गए थे, राजकुमार शुक्ल गए थे। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण दिया कि गांधी जी चलिए आप वहाँ हमारी समस्या को क्या कीजिए, देखिए। फिर गांधी जी तो क्या हुए, कलकत्ता से चले थे पटना के लिए, 9 अप्रैल 1917 को चले। फिर 10 अप्रैल 1917 को कहाँ, पटना पहुँचे। और ये किसके यहाँ ठहरे थे, राजेंद्र बाबू के यहाँ, मतलब महात्मा गांधी क्या किए थे, ठहरे हुए थे। ठीक ना। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या था कि चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच तथा नील्हे से उनकी क्या शिकायतें थी, इन बातों का क्या करना, अध्ययन करना। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देगा पीटी में भी कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या उद्देश्य था, ABC, तो देखिए पहला क्या था, वहाँ के किसानों का स्थिति का जांच करना, फिर वो चाहते क्या है और क्या शिकायत है नीले व्यापारियों से, ये मेनली अध्ययन करना था गांधी जी का। ठीक ना, ये उद्देश्य था। अब देखिए क्या हुआ, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, आपको पता है कि जब 15-16 अप्रैल को जब गांधी जी पहुँच गए चंपारण, तो वहाँ क्या हुआ कि चंपारण जिला मजिस्ट्रेट का नाम था WB हाईकॉक ने गांधी जी को कहा कि आप जिला छोड़ दीजिए। मतलब कि 16 अप्रैल चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, किसने, WB हाईकॉक ने। आगे देखिए गांधी जी पर धारा 144 का उल्लंघन आरोप लगा, और 18 अप्रैल को गांधी जी को मोतिहारी कोर्ट में क्या किया गया, पेश किया गया। पूछ सकता है कि कौन सा धारा वहाँ लगाया गया था, 144, उसी का उल्लंघन पर गांधी जी को क्या हुआ, कोर्ट बुलाया गया। ठीक ना। और गांधी जी को 100 रुपये जमानत राशि देने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मतलब बट नो, गांधी ने कहा कि नहीं, हम ये राशि नहीं देंगे, क्योंकि ये देश तो मेरा है, हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं, इसमें रोक लगाने आप कौन होते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, इस समय बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट, ये भी पूछ चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद जब शिकायत काफ़ी दर्ज किया गया, तो शिकायत की जांच के लिए एक चंपारण एग्रेरियन समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। चंपारण कृषि समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई। कौन थे, FG सलाई। और इसमें मेंबर कौन कौन थे, गांधी जी खुद बने थे, एक LC अदामी नाम के आदमी थे, राजा हरिहर थे, फिर नारायण थे। ये लोग जो है ना इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष, मतलब सदस्य बने थे। फिर देखिए इस मूवमेंट में गांधी जी के जो सहयोगी थे, राजकुमार शुक्ल तो थे ही थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, मजरुल हक भी थे, और रामनवमी प्रसाद, ये भी लोग थे। इस बार शायद क्वेश्चन पूछा था, CDPO में पूछा था कि 67 में पूछा था
कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी के कौन सहयोगी नहीं थे। उसमें एक ऑप्शन था राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया 1942 के आदमी थे, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन उसकी भूमिका थी, ना कि चंपारण सत्याग्रह में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और बाद में आपको पता है कि यहाँ गांधी जी ने एक बरहवा लखनसैल में एक स्कूल पहला खोला था, और दूसरा भितरवा गांव में अपना इन्होंने क्या था, स्कूल खोला था। और जो समिति ने रिपोर्ट जब दिया था तो 25% टैक्स क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो ये देखिए कुछ पीटी के फैक्ट हो गए। जब भी हमको चंपारण सत्याग्रह पढ़ना है तो हम ये पीटी के फैक्ट के लिए इतना बात पढ़ेंगे, और इससे बाहर पीटी में आता भी नहीं है। अगर आप इसी टॉपिक को मेंस में पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक ही साथ पीटी और मेंस के हम टॉपिक को कवर करेंगे, और कैसे हम पीटी का नोट्स भी बना लेंगे और हम मेंस का भी नोट क्या कर लेंगे, बना लेंगे। क्योंकि हम जो 68 का जब हम बैच शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको जैसे कि अगर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में से मान लीजिए कि 1857 का विद्रोह है, तो 1857 के विद्रोह का जितने भी पीटी के फैक्ट हैं, जैसे कब से मूवमेंट शुरू हुआ, 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ, कहाँ कौन नेता था, कैसे क्या हुआ, वो सब हम फैक्ट बताएंगे। और साथ ही साथ उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम रहे, मैं एक ही साथ इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करवाऊँगा। तो ये है एक्चुअल सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। ये नहीं किसी पहले पीटी कर लिए फिर मेंस कर लिए, ऐसा नहीं। हमेशा एक साथ तैयारी कीजिए। हम जब तैयारी किए थे हम इसी तरह किए थे, पीटी और मेंस हम एक ही साथ किए थे। हम पहले टॉपिक को सेलेक्ट कर लिए थे कौन सा पीटी और मेंस में कॉमन है, तो कॉमन को हम पहले किए थे, बाद में जो सिर्फ पीटी पूछता था उसको हम पीटी के रूप में किए थे। तो हम 68 का इसी तरह पढ़ाएंगे। और अभी 68 का मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि कैसे एक ही साथ पीटी और मेंस का तैयारी सही ढंग से किया जाए। तो आइए हम चंपारण सत्याग्रह का हम अब मेंस का चीज़ें देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में लिख दिया हूँ। अब देखिए भूमिका, हालांकि मैं चंपारण सत्याग्रह का आपको 5-6 भूमिका बताऊँगा, आगे बताऊँगा, लेकिन अभी देखिए छोटा सा भूमिका मैं ये लगभग समझिए कि 2017-18 में ही लिखा था, तो वही का मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी और जब क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे तो इसमें कई सारी भूमिका आएंगे। तो देखिए हम छोटा सा भूमिका यहाँ लिखे थे कि चंपारण सत्याग्रह आधुनिक भारतीय किसान आंदोलन में प्रमुख स्थान रखता है, इसीलिए 2017 में इस सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक ना, 100 साल पूरा हुआ था, बिहार सरकार ने मनाया था। ध्यातव्य है कि ध्यातव्य मतलब यहाँ होता है कि ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी सत्ता की शोषणात्मक भू राजस्व नीति, मतलब जो उसका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, तथा कृषि के वाणिज्यीकरण, मतलब कि जो कमर्शियल जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होता था, उस ने भारतीय किसानों की स्थिति बद से बदतर कर दिया, मतलब सबसे खराब कर दिया। ठीक ना, चंपारण सत्याग्रह भी इसी का कारण है। मतलब ये जो शोषणात्मक नीति जो था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो खतरनाक था, और जो कृषि का जो वाणिज्यीकरण जैसे किया गया, इसी के खिलाफ जो है ना ये चीज़ें हुआ। ठीक ना, और गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह सत्याग्रह परिणाम के मामले में काफ़ी क्या था, अद्वितीय था। ये जो मैं भूमिका लिखा हूँ इसमें कारण और उसका क्या परिणाम क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसी भूमिका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि मैं और भूमिका बताऊंगा डिटेल में। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इस विद्रोह के क्या कारण थे। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं बनाया हूँ नोट्स ना, देखिए आप किसी भी बुक को उठा के पढ़िएगा, किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़िएगा, या कहीं भी और कहीं मेंस का अगर कोई भी पढ़ा रहा होगा ना, आप देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के कारण को इतने अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक नहीं किया होगा। हम देखिए इसके अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक किया, क्योंकि 63rd बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। तो अब यहाँ देखिए स्पेशली ये क्वेश्चन जो 50-50% में 50% कारण लिखना है और 50% में आपको परिणाम भी लिखना है, 50-50 है। जब तक आप कारणों को पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, डिफरेंट डायमेंशन पर जब ब्रेक नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नंबर आपको काट लेगा। और जो मैं 63 में जो आपका आंसर लिखा था मैं इसी तरह का लिखा था। तो आइए यहाँ देखिए कि मैं कैसे चंपारण सत्याग्रह के कारण को अलग अलग मतलब डायमेंशन में ब्रेक किया। देखिए सबसे पहले हम बनाया हूँ आर्थिक कारण। इसमें क्या डाला हूँ, 3 कट्ठिया पद्धति था, वही कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर खेती करना क्या था, अनिवार्य था। फिर यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी दर भी था, मतलब कि जो खेतों में जो काम करते थे मजदूर, उसकी मजदूरी भी काफ़ी क्या थी, कम थी। लगान की उच्च दर थी, जो लैंड का रेट था वो भी काफ़ी अधिक था। और यहाँ खाद्यान्न संकट हो गया। आपको पता है कि यहाँ के किसान जो है
जो है ना ये नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ के किसानों को खाने की कमी होती थी। भाई नील तो कोई खाएगा नहीं, तो किसान ये चाहते थे कि नील की जगह हम गेहूँ या मक्के या धान इन चीज़ का खेती करें ताकि हम अपने परिवार का पेट भर सकें। तो ये 4 कारण आर्थिक के अंदर है, ठीक ना। फिर देखिए अगला क्या लिखिए इसमें, प्रशासनिक या न्यायिक कारण। देखिए मैं डायमेंशन ब्रेक किया हूँ और ध्यान रखिए इस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए रिक्वेस्ट है आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैं PDF तो दे ही दूंगा, लेकिन आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। प्रशासनिक कारण और न्यायिक कारण में क्या लिखा हो देखिए। पहला, लगान वसूली का अमानवीय तरीका। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग टैक्स वसूलने जाते थे तो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल लेते थे किसानों से, या बहुत ही गलत तरीके से वसूल करते थे। और पुलिस का भी अत्याचार, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं अंग्रेज या यूरोपियन नील जो व्यापारी था उन्हीं का ये क्या रहता, साथ दे रहा था पुलिस भी। इसका मतलब क्या हुआ कहीं ना कहीं कि जो त्रिकोण गठबंधन था, किसका, पुलिस का, पहली बात तो जमींदार का या यूरोपियन नीलों का, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका का, ये तीनों मिल के जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ किसानों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और ये त्रिकोण का एक गठबंधन बन गया था, ये बात आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए पर्यावरणीय कारण क्या था। ऑब्वियस सी बात है, नील की खेती से कहीं ना कहीं मृदा पर जो है ना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं जल प्रदूषण भी हो रहा था, क्योंकि नील की खेती करने में जल का भी हानि होता है और जल प्रदूषण भी उस वक्त का क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर देखिए सामाजिक कारण में क्या था। सामाजिक कारण यही था कि चंपारण के किसान खुद जागरूक थे तभी ना 1861 में ही पहली बार फरैया कोठी में विद्रोह हो गया। और सबसे बड़ी बात, खुद राजकुमार शुक्ल का एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, कैसे राजकुमार शुक्ल एक जागरूक किसान की तरह गए और लखनऊ गए और वहाँ गांधी जी को कहा कि नहीं बाबा जी आप वहाँ चलिए, जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे तो इस समस्या का समाधान कोई भी आपके अलावा नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल या वहाँ के किसानों की जागरूकता ही तो था, ये लिख सकते हैं। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण लिखिए, रासायनिक रंगों की खोज हो गई थी। आपको पता है कि हम बताए थे कि 1893 में ही केमिकल रंगों का खोज होने की वजह से यहाँ नील का डिमांड कम हो गया था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसने क्या कर दिया कि तत्कालिक जो है ना पैन खर्चा नहीं, सिंचाई कर लगा दिया था, ये तत्कालिक कारण था। और कहीं ना कहीं यहाँ आसपास के समाचार पत्रों की भूमिका रही, क्योंकि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था तो वहाँ के लोकल जो समाचार पत्र या जो पटना के समाचार पत्र थे उन्होंने इस बात को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया कि वहाँ नहीं, सच में किसानों के साथ जो है ना अत्याचार हो रहा है। और वही तत्कालिक कारण क्या था इसका, पैन खर्चा वही सिंचाई कर था। तो अब देखिए अगर चंपारण सत्याग्रह के कारणों को आप इतने अलग अलग डायमेंशन में लिख दीजिएगा तो क्या आपको नंबर नहीं मिलेगा, एकदम नंबर मिलेगा। तो आप ऐसे ही करके जो है प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हर एक कारण को इतने डायमेंशन ब्रेक करके लिखेंगे और ऐसे ही फ्लोचार्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब मैं उसी सारे कारण के पॉइंट को, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारणों को मैं पॉइंट वाइज में लिख दिया। आइए देखते हैं। 19वीं सदी के आरंभ से ही गोरे नील बगान मालिकों द्वारा इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग हेतु नील की खेती कराई जाती थी। पहले यह खेती 1 बीघा में 5 कट्ठे पर था, बाद में इसे 3 कट्ठे में कर दिया गया था। इसे ही 3 कट्ठिया पद्धति कही गई। अतः किसानों को 3 कट्ठे पर खेती करना अनिवार्य था, ठीक ना। ये दूसरी ओर नील खेती में कार्य कर रहे मजदूरों की वेतन भी काफ़ी कम था, जिस कारण मजदूरों ने क्या किया, विरोध किया। देखिए पहला हमने क्या लिख दिया, जो आर्थिक कारण अभी मैं क्या पढ़ाया था, पहला था 3 कट्ठिया पद्धति, तो हमने 3 कट्ठिया का जिक्र कर दिया। दूसरा था मजदूरी काफ़ी कम था, मैंने मजदूरी के पॉइंट को भी डिस्कस कर दिया। फिर देखिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस खेती से मृदा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, वही खाद्यान्न की भी क्या थी, कमी हो रही थी। ये भी देखिए अभी आर्थिक कारण ही चल रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या लिख दिया, किसानों से लगान वसूलने का विधि के तहत वह मानवीय और अन्यायपूर्ण था। किसान अगर इसका विरोध भी करते थे तो उल्टे इनके जमीन को छीन लिया जाता था। किसानों को उत्पीड़न व शोषण से बचाने के लिए विपरीत प्रशासन और न्यायपालिका भी बगान मालिकों का ही क्या देते थे, साथ देते थे। देखिए सब कारण हो गया। फिर इस सत्याग्रह का तत्कालिक कारण पैन खर्चा कर लगाना था। 19वीं सदी के अंत में जब नील के रंगों की मांग घट गई तो बगान मालिक सिंचाई कर लगा दिया ताकि अतिरिक्त आय बढ़ सके। मतलब कि चूँकि डिमांड घट गया था तो नील व्यापारी ने सोचा क्यों नहीं हम यहाँ टैक्स लगा दें
सिंचाई टैक्स, तो वही यहाँ लिखा हुआ, ठीक ना। अभी तक सिंचाई की व्यवस्था जो ना अंग्रेज ही मुक्त में करते थे, लेकिन अब जब टैक्स लगा दिया सिंचाई तो यहाँ किसान भड़क गए। इसके अतिरिक्त लगान की खबरों को बिहार के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा गया, अतः वहाँ के एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले तथा चंपारण आने को आग्रह किया। तो आप देखिए पहले कैसे हम शॉर्ट में फ्लोचार्ट बनाएंगे और फिर इस तरह के पॉइंट को शॉर्ट में लिख देंगे तो आपका ये कारण लगभग 2 पेज में आ जाएगा और आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए आगे घटनाक्रम, जब ये तत्कालिक खर्च जो कारण के बाद देखिए अब आपको कुछ ये देखिए फैक्चुअल में लिखा हुआ ऐसे ही करके कि 10 अप्रैल को गांधी जी का आगमन हुआ, पटना आए, फिर ये चंपारण गए, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, एक वहाँ थे JM विल्सन, वो प्लॉटर्स मंत्री थे, उनसे मिले थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर और भी एक मेगेट नाम का कमिश्नर था, उससे मुलाकात किए थे, इन्होंने भी किसी भी हेल्प से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फिर आगे देखिए मेगेट ने धारा 144 लगा दिया, अंततः गांधी जी गिरफ्तार हुए परंतु छोड़ दिया गया था। तब जाके आपको अभी पीटी में बताए थे इनफैक्ट कि गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन पर मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया, 100 रुपये का लगा जुर्माना, फिर भी गांधी ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। तब गांधी जी गांव जाकर किसानों की समस्या को सुने और लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग उसमें जो भी 2000 गांव गांधी जी घूमे थे, 2000 के आसपास, ठीक ना, और लगभग 1300 किसानों की समस्या क्या किए थे, वो किसानों ने अपना आपत्ति दर्ज गांधी जी के सामने किया। तो ये तो फैक्चुअल हो गया। अगर आप ये बात नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन तो आप ये लिख दीजिए कि उसके बाद गांधी जी 10 अप्रैल को पटना आए, फिर वहाँ 15 अप्रैल को चंपारण पहुँचे, फिर किसानों की समस्या को समाधान के लिए अपना उनका सबसे समस्या जाना चाहे, क्या आपको प्रॉब्लम है, तो किसानों से बातचीत की थी, ये सब आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक ना। अब आइए, जब ये सब कुछ हो गया, आपको हम बता भी दिए कि क्या हो गया, जब अब चंपारण एग्रेरियन कमेटी का क्या होगा, गठन होगा। तो अब देखिए इसका परिणाम, देखिए अभी परिणाम हम बता रहा हूँ कि इस चंपारण सत्याग्रह का क्या परिणाम था या इसका क्या महत्व था। ये देखिए परिणाम पूछेगा या परिणाम जब पूछेगा तो आपको यही लिखना है, लेकिन अगर महत्व पूछेगा तो महत्व को हम दूसरे तरीके से बताएंगे। और महत्व दैट मीन समझिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला देखिए कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। तो जब ये क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ भी मैं आपको बताऊं कि महत्व को कैसे लिखा जाए। तो अभी आप सिंपल ये समझिए, ये महत्व नहीं बल्कि ये परिणाम है, सिर्फ रिजल्ट है। तो महत्व या कैसे ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक निर्णायक या टर्निंग पॉइंट था, ये हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, वो अलग होगा फॉर्मेट। अभी समझिए मैं इसका बता रहा हूँ सिर्फ परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ। देखिए सिंपल सा देखिए परिणाम क्या क्या हुआ कि 1917 में किसानों के कष्टों की जांच के लिए FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके क्या बने, मेंबर बने। अक्टूबर 1917 में निम्न रिपोर्ट दिया गया था। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, इसके परिणाम को आप ऐसे फ्लो चार्ट में बना के लिख सकते हैं। देखिए ये वाला कि देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का परिणाम 2 हुआ। एक तो हुआ तत्कालिक परिणाम जो कि तुरंत पड़ा, और एक कौन सा परिणाम हुआ, दीर्घकालिक परिणाम, ठीक ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तत्कालिक या अल्पकालिक परिणाम में देखिए क्या हुआ, सबसे पहले यही लिखना आपको कि FG सलाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ और इस समिति ने निम्नलिखित रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया, बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा वापस लिया जाए, मतलब कि जो टैक्स का जो रेट बढ़ा दिया था उसका 1/4 हिस्सा मतलब कि वापस लिया जाए। दूसरा, तथा बाकी 3/4 टैक्स जो है किसानों से क्या किया जाए, वसूला जाए, ये इसने निर्णय दिया था। बाकी नगद लगान जो चुका दिया है, चुकाने वालों का 25% पैसा क्या किया जाए, वापस किया जाए। मतलब कि पहली बात तो क्या, बढ़े हुए लगान का 1/4 वापस लेगा, अब बाकी 3/4 लगा रहेगा। बाकी जो किसान लगान चुका दिया उसका 25% पैसा क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान ने 100 रुपये किया है, मान लेते हैं, तो 25 क्या होगा, 25 रुपये उस किसान को फिर से वापस करना पड़ेगा, ठीक ना। और आगे जाके क्या, 3 कठिया पद्धति कहीं ना कहीं 1918 आते थे, क्या होगा, खत्म ही हो गया। तो ये इसका तत्कालिक परिणाम था, किसका, चंपारण सत्याग्रह का। लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम जब आइएगा तो काफ़ी व्यापक है। देखिए अब दीर्घकालिक, देखिए ऐसे आपको लिखना है, जब भी देखिए परिणाम जब भी कभी लिखिए तो
अल्पकालिक लिखिए और दीर्घकालिक लिखिए, या तो परिणाम निगेटिव होगा या तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, या तो आर्थिक परिणाम भी हो सकता है, राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है। यहाँ चूंकि वो स्कोप नहीं है आर्थिक राजनीतिक करने का, लिखने का यहाँ स्कोप है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे अल्पकालिक और दीर्घकालिक लिखिए। जब आप मेरे साथ आगे और पढ़िएगा मेंस तो आपको मास्टर बन जाएगा आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है आंसर राइटिंग करने का कि मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन मेंस में आएगा तो आप उसको कैसे भी हैंडल करके लिख लेंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, समय के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक एक वो चीज़ हर एक चीज़ मिलेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। सिर्फ आप लोग परेशान मत होइए, मतलब कि मैं अपने समय के साथ जो आपको जब चीज़ की रिक्वायरमेंट जो चीज़ होगी मैं समय के साथ आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। हमको पता है कि कब क्या चीज़ करना है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। आइए दीर्घकालिक परिणाम देखिए क्या लिखेंगे। चंपारण सत्याग्रह ने गुलामी मानसिकता के भ्रम को तोड़ दिया। ये मतलब क्या हुआ सर? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अभी तक हमारे देश में, हमारे देश के लोग को ये भ्रम था कि यार अंग्रेज को तो हराया ही नहीं जा सकता, उनका तो विरोध इस देश में संभव ही नहीं है, अगर उसका विरोध करोगे आपको सीधे जेल में क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से आंख में आंख मिला के यहाँ बात किया, और ऐसा पहली बार देश में हो रहा था, कोई एक भारतीय अंग्रेजों के कानून को मानने से इनकार कर रहा था कि नहीं आपके हम धारा 144 को नहीं मानेंगे। मतलब क्या, हम अभी तक जितने भी नेता, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो या जो भी नेता थे, वो अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते थे क्योंकि सबको डर था। गांधी ने कहा कि नहीं ये देश मेरा है, इस देश में घूमने से हमको कोई नहीं रोक सकता है, और हम जाके वहाँ किसानों की समस्या को सुनेंगे। ये ऐसा कहने वाला जो है ना एक पहले नेता कौन थे? गांधी जी थे। मतलब कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने इस सत्याग्रह के द्वारा लोगों में जो मानसिकता था कि नहीं हम गुलाम हैं, उसके भ्रम को क्या कर दिया, गांधी जी ने तोड़ दिया कि नहीं हम भी आज़ाद हो सकते हैं। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह में उद्देश्यों की स्पष्टता थी। मतलब गांधी जी का उद्देश्य स्पष्ट था कि नहीं हमको ये काम करना है, वहाँ जाके किसानों की समस्या को क्या करना है, बिना लाग लपेट से उठाया गया। आगे चलकर यह राष्ट्रीय आंदोलन की एक विशिष्ट पहचान बन गई। तभी तो असहयोग में स्वराज का लक्ष्य रखा गया, सविनय अवज्ञा में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। मतलब कि यहाँ पे गांधी का उद्देश्य स्पष्ट था कि किसान की समस्या को सुनना है और उनके समाधान का प्रयास करना है, और यही बाद में परिपाटी बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में और सहयोग में किया लक्ष्य रखा जाने लगा। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला परिणाम क्या हुआ दीर्घकालिक में, सत्याग्रह मतलब कि सत्य और अहिंसा। हमको सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो हमको दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता है। सत्याग्रह जैसा अमोघ मतलब बहुत ही खतरनाक अस्त्र हथियार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त हुआ, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा लेने की क्या थी, ताकत थी। मतलब कि गांधी को सत्याग्रह ऐसा मजबूत हथियार प्राप्त हुआ जिसके बल पर ही तो 3 बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए, और अंततः अंग्रेजों को यहाँ से भागना क्या हो गया पड़ा। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार यहाँ आगमन हुआ, और नरमपंथी और गरमपंथी खेमों को भी एक साथ किया गया। मतलब आपको पता है कि 1907 में जब सूरत का जब विभाजन हुआ था तो गरमपंथी और नरमपंथी कांग्रेस के थे, अलग अलग हो गए थे, और यहीं पे 1916-17 में ही आके कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो कहने मतलब ये है कि गांधी जी का राष्ट्रीय मूवमेंट में आगमन भी हुआ और गरमपंथी नरमपंथी का जो है एक साथ भी हो गए इस समय। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा था, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, किसान के मुद्दे को लोकल लेवल पे उठाया जाता था, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, गांधी जी खुद भाग ले रहे हैं। इसका प्रभाव आगे के किसान आंदोलन पर दिखाई पड़ता है। अब किसान और राष्ट्रीय आंदोलन में सह संबंध देखा जाने लगा। मतलब अब ये किसान मूवमेंट और राष्ट्रीय आंदोलन आपस में जुड़ गया, एक दूसरे का पूरक हो गया। ये चंपारण सत्याग्रह के बाद ही हुआ। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीवादी आंदोलनों का प्रथम सोपान मतलब कि पहला सीढ़ी था, तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिवर्तनकारी बिंदु भी। तो आप इतना लिख के इस बात को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन कब लिखेंगे, जब आपसे क्वेश्चन सिंपल ये आ जाए कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे। कारण को देखिए मैं क्या बताया, कारण को लगभग इसमें आर्थिक लिखना है, सामाजिक लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय लिखना है, पर्यावरणीय लिखना है और तत्कालिक लिखना है। परिणाम में क्या लिखना है, एक अल्पकालिक लिखना है और एक दीर्घकालिक लिखना है।
अल्पकालिक में जो FG फ्लाई कमेटी का जो रिपोर्ट है 3 बात, 25% लगान पैसा वापस करो, 1/4 हिस्सा वापस लो, 3 कठिया प्रथा खत्म गई, ये आपको 3 बात 4 बात लिखना है। और यहाँ दीर्घकालिक में आपको वही जो बताया कि गांधी जी का राष्ट्र आंदोलन में आना हुआ, फिर जो है सत्याग्रह का अस्त्र प्राप्त हुआ, ये जो लास्ट में बताया आपको ये सब बात को क्या करना है इसमें लिखना है। तो आपका इस तरह से जो है ना ये जो आंसर जो है आपका कंप्लीट जो है ना तैयार हो गया। अब जो इसमें है हम ये जो क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक बिंदु था या मोड़ था, ये क्वेश्चन, और ये क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक बिंदु था। इस दोनों क्वेश्चन को हम काफ़ी अच्छे से डील करेंगे और इस क्वेश्चन को हम डील करते वक्त आपको हम ये बताएंगे कि अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी मूवमेंट का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, क्या उसका महत्व है, या कैसे एक निर्णायक बिंदु था, कैसे एक टर्निंग पॉइंट था, आप किस किस डायमेंशन को लिखेंगे, ये मैं आपको काफ़ी डिटेल से क्या करूँगा बताऊँगा। और वो वीडियो लगभग आधे घंटा होगा और उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि उससे आपका जो है ना क्वेश्चन मतलब आगे उस टॉपिक जो मैं बताऊँगा उससे आपके 5-6 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और मैं बताऊँ कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, और ऐसे क्वेश्चन को अगर जो लिखिएगा जो मैं बताऊंगा उससे आपको लगभग 20, 22, 23 तक नंबर आपको इजीली क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और मैं कोटेशन के साथ आपको बताऊंगा बहुत सारा, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को क्या बताया, कैसे एक साथ पीटी और मेंस की पढ़ाई किया जाए, सबसे बड़ा बात बताया, क्योंकि कई हमको अभी तक कॉल 100 से अधिक कॉल आ गया सर पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे होता है। मैं आपको करके बता दिया। चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा टॉपिक जो पीटी और मेंस दोनों में पूछता है, तो पीटी का कैसे हम फैक्ट निकालेंगे और कैसे हम मेंस का चीज़ पढ़ेंगे, तो मैं एक बार आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आप इससे सीखिए। मैं जब भी कहीं वीडियो बनाऊंगा आगे, जब 68 के मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, और यही पढ़ने का क्या है तरीका भी है, ठीक ना। तो आप जो है ना आगे जो वही चंपारण सत्याग्रह का एक वीडियो मेरा और आएगा, उसके साथ उस वीडियो में और भी कई सारे आपको कथन बताऊँगा, स्टेटमेंट, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट को लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, और भी कई सारे विद्वान ने क्या क्या कहा है, कैसे आप कहाँ उसका यूज कर सकते हो, मैं सारी बात आप लोग से क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक ना। तो अब यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1857 का विद्रोह का मैं पूरा वीडियो बना दिया हूँ, उसका PDF भी टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। तो अब मेरी कोशिश है कि जो है मेंस का राइटिंग स्किल शुरू किया जाए। थोड़ा सा कुछ समय का कमी था, इसलिए मैं अभी तुरंत शुरू नहीं करवा पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। तो समय मिलते ही मैं ये वीडियो डाल दूंगा क्वेश्चन का। आप लोग उसको लिख के क्या कीजिएगा, डालिए, लिख के उसका मेरे पास भेजिएगा, मैं आपको चेक कर दूंगा। एक ग्रुप भी बन जाएगा व्हाट्सएप पर, उसका कोई मतलब दिक्कत नहीं है। वो सब देखिए समय के साथ मैं सब कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मेरा इसे बोलना भूल गया कि लगभग 30 मई से हम देखिए 2-3 बातें करने जा रहे हैं। पहला तो क्या करेंगे कि डेली जो है रात में लगभग 10 बजे रात में मेरा एक वीडियो आएगा, जिसमें कि हम पीटी और मेंस का करंट अफेयर्स मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज का जो दिन भर का जो घटनाक्रम घटा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था वो बता दूंगा, और उसमें कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको डिस्कस क्या कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज आप सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना कहाँ जापान गए हैं। जापान क्यों गए हैं, वहाँ क्वाड का बैठक होने वाला है। तो अब देखिए क्वाड का टॉपिक मेंस का भी और पीटी का भी है, तो हम उसमें बताएंगे। देखिए क्वाड एक ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको पीटी में भी तैयार करना है और आपको मेंस में भी तैयार करना है। तो ऐसे क्वाड टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे जिस दिन, तो आपको उसमें पीटी के एंगल से और क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्वाड का क्यों गठन हुआ है, क्वाड से इंडिया को क्या लाभ है, क्या हानि है, या क्वाड कितना सक्सेसफुल है, या क्वाड कैसे चाइना को काउंटर करने में मदद करेगा, तो ये सारा बात मेंस में पूछेगा। तो हम पीटी और मेंस एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ये 30 मई से मेरा डेली वीडियो आएगा। तो फिर मैं बीच में बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा अभी 5-6 दिन रुक जाइए। 30 जून से वो वीडियो आएगा। और दूसरा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि 67 का जो चल रहा है ये जो मेंस का, ये सीरीज में लगातार अभी आएगा। लगभग लगातार जब तक पीटी का डेट नहीं आ जाता है 67 का, तब तक लगातार ये मेरा मेंस का सीरीज आएगा। ये लोग आप देखना। और 30 जून से हम 68 का भी सीरीज लाएंगे, जहाँ पे कैसे पढ़ा जाए 68 को पीटी और मेंस कैसे, वो भी हम शुरू करेंगे। और 67
का जो साइंस का जो एरिया है या ज्योग्राफी का जो एरिया है, पॉलिटिक्स जो मैं फर्स्ट टाइम नहीं बता पाया था, वो भी सारा वीडियो मैं समय के साथ लाऊंगा। हमको थोड़ा समय दीजिए, आपको सारा चीज़ प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। पीटी, मेंस, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जब मैं आप लोग को बोल दिया तो मैं दूंगा तो दूंगा। और मेरे पास देखिए मतलब कि मेरे पास नोट्स की कमी नहीं है, मेरे पास सारे नोट्स हैं, पीटी के हैं, मेंस के। सिर्फ आपको तो हमको वीडियो बना के उसको समझाना ही तो है, तो आप मैं सब कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जितना मैं वीडियो बता रहा हूँ उसका आप लाभ उठाइए, ठीक ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता देना चाहता, जिसको भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको सीधे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8750920419। जिनको भी कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि देखिए कमेंट करके या टाइपिंग करके जवाब देने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए जिनको भी दिक्कत हो ना, आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, आप इस पर जब कॉल करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपको जो भी, क्योंकि बातचीत करके चीज़ें अच्छा हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग में मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप कुछ और लिख रहे, था समझ में आता है, मतलब कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आप, मेरा नंबर है, इस पर आप हमको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो होगा वहाँ मामला आपका जो है मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।